हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछले लेक्चर में हमने रिकग्निशन एंड मेजरमेंट का केस हमने शुरू किया था, जिसमें हमने दो मेजरमेंट करने। एक तो हो गया इनिशियल मेजरमेंट जो होगा ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, और एक है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट जो होगा आपका बैलेंस शीट डेट पे। इनिशियल मेजरमेंट में तीन केस थे: परचेज का, कंस्ट्रक्शन का और एक्सचेंज का। हमने परचेज डिस्कस कर लिया। अब आ जाओ बेटा, सेकंड करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपी। कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपी। तो बेटा थोड़ा सा ना अज्यूम करना। सुनो, एक बात अज्यूम करना। एक कंपनी है ए लिमिटेड, जो क्या कर रही है, जो क्या कर रही है, अपने लिए एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रही है। ए लिमिटेड अपने लिए बेटा एक बिल्डिंग क्या कर रही है, कंस्ट्रक्ट। 3 फ्लोर्स बना रही है उस बिल्डिंग में। तो ए लिमिटेड अपने लिए एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रही है और उसमें 3 फ्लोर्स बना रही है। ठीक है, ध्यान से बेटा सुनना। अब मुझे ना एक बात बताओ, यहां पर लिखना स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ पीपी। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ पीपी। अपने आप बताओ बेटा, जब आप बिल्डिंग बनाओगे तो बेटा उस पर क्या क्या लगाओगे? बेटा मटेरियल लगाओगे, मटेरियल लगाओगे, ठीक है बेटा। कुछ लेबर लगाओगे, है ना, कुछ लेबर लगाओगे बेटा। इसके अलावा ना आप कुछ ओवरहेड्स भी लगाओगे। तो मटेरियल लगाओगे, लेबर लगाओगे और कुछ ओवरहेड्स भी लगाओगे। तो जब आप बिल्डिंग बनाओगे तो बिल्डिंग पे मटेरियल लगाओगे, लेबर लगाओगे और कुछ ओवरहेड्स लगाओगे। लिखो बेटा हेडिंग। तो जब आप बिल्डिंग बनाओगे तो बिल्डिंग पे आप कुछ मटेरियल लगाओगे, कुछ लेबर लगाओगे और कुछ ओवरहेड्स लगाओगे। ठीक है बेटा। बेटा अब कई बार पता है क्या होता है, सुनो। कई बार क्या होता है, जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना बेटा, तो बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, बहुत सारे प्लांट एंड मशीनरी बेटा हमें चाहिए होती है। तो आप दो काम कर सकते हो। या तो आप टूल्स और इक्विपमेंट्स, प्लांट और मशीनरी जो आपको चाहिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जब आप बेटा बिल्डिंग बनाते हो ना, तो आपको मिक्सचर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? मिक्सचर। ठीक है। अच्छा, जब आप बिल्डिंग बनाते हो बेटा, आपको वाइब्रेटर चाहिए होता है। तो बहुत सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स और प्लांट एंड मशीनरी हैं जो आपको चाहिए होते हैं। अब आप दो काम कर सकते हो। या तो आप ये टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, प्लांट और मशीनरी बेटा किराए पे ले लो, रेंट पे ले लो। अगर रेंट पे लेते हो तो इनके हायर चार्जेस, इनके हायर चार्जेस पीपी की कॉस्ट में क्या हो जाएंगे? ऐड। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ऐड प्लांट हायर चार्जेस। ये तो तब आएगा अगर आपने ये असेट, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स वगैरह किराए पे लिए हैं बेटा। और कई बार क्या होता है बेटा, कंपनी सोचती है यार किराए पे काहे को लेना, एक काम करते हैं खरीद ही लेते हैं। तो बेटा अगर आप प्लांट खरीदते हो ना, किराए पे नहीं लेते हो, आपने प्लांट और मशीनरी परचेज ही कर ली, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स परचेज ही कर लिया आपने बेटा, तो उस केस में बेटा उसका डेप्रिसिएशन
आपके पीपी का कॉस्ट मानी जाएगी, कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। तो याद रखना, अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए कोई असेट्स यूज कर रहे हो, वो असेट्स आपने खरीदे हैं, तो उसका डेप्रिसिएशन आपके पीपी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो ये आपकी बेटा पीपी की कॉस्ट आ जाएगी। तो खास कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है। एक दो बातें बस इंपॉर्टेंट है, वो मुझे आपसे करनी है बेटा। ठीक है बेटा। तो अगर तो किराए पे लेते हो तो किराया पीपी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, और अगर किराए पे नहीं लेते हो, अपने खरीदते हो प्लांट और मशीनरी पीपी वगैरह, तो उसका डेप्रिसिएशन आपकी पीपी की कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। लो बच्चे कॉपी करो इसे। अब मेरी ना एक बात सुनना बेटा ध्यान से। अब मैं ना एक अजम्पशन ले रहा हूं यहां पर, ध्यान से सुनना बेटा। बेटा अज्यूम करो, एक सेकंड के लिए अज्यूम करो, ये जो ए लिमिटेड है ना, ये बिल्डिंग बना रही है, ठीक है। आपको पता है इस ए लिमिटेड का बेटा बिजनेस क्या है? इस ए लिमिटेड का आपको पता है बेटा बिजनेस क्या है? इस ए लिमिटेड का बिजनेस है बेटा, सीमेंट में डील करती है ये ए लिमिटेड। ये ए लिमिटेड किस में डील करती है? सीमेंट में बेटा। और ए लिमिटेड के पास सीमेंट के स्टॉक में बेटे 100 बैग्स पड़े हुए हैं सीमेंट के, और एक बैग बेटा 400 रुपए का है। लिख लो। तो ए लिमिटेड का बिजनेस सीमेंट का है, सीमेंट की खरीद बेच करती है, और स्टॉक में 100 बैग पड़े हुए हैं 400 के हिसाब से। ठीक है। तो बेटा ए लिमिटेड ने क्या सोचा? ए लिमिटेड ने सोचा कि यार बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग के लिए सीमेंट चाहिए, तो हम सीमेंट बाहर से क्यों खरीदें? भाई सीमेंट हमारे पास पड़ा तो है 400 रुपए के हिसाब से, वही सीमेंट हम बिल्डिंग पे लगा देते हैं 100 बैग्स। तो हमने 100 बैग्स ऑफ सीमेंट अपनी बिल्डिंग पे लगा दिए, और एक बैग था 400 का। अब सुनो सुनो, मैं क्वेश्चन आपको यहां पर एक दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखो। ए लिमिटेड, ए लिमिटेड कैपिटलाइज्ड 100 bags of cement. A Limited capitalized 100 bags of cement in the cost of PP at rupees 450 पर बैग, जो कि इसका सेलिंग प्राइस था। तो बेटा कंपनी ने क्या करा? कंपनी ने कहा कि यार हम हम अपने पीपी की कॉस्ट में सीमेंट को कैपिटलाइज 100 बैग्स 400 के हिसाब से हम कॉस्ट में क्यों ऐड करें? भाई हम एक बात सुनो, हम यहां पर सीमेंट शो कर रहे हैं 100 बैग्स, हम 400 के हिसाब से क्यों शो करें? भाई 400 तो हमारी कॉस्ट है, लेकिन लेकिन अगर हमने इन्हें मार्केट में बेचा होता, बात समझना, ए लिमिटेड का अजम्पशन है अगर हमने ये सीमेंट अपनी बिल्डिंग पे ना लगाया होता बल्कि मार्केट में बेचा होता, या मैं बोलूं ए लिमिटेड कह रही है अगर हमने अपना सीमेंट ना लगाया होता, मार्केट से सीमेंट खरीदा होता, तो बेटा हमें यह सीमेंट पड़ता आज के टाइम में 450 का। तो हम कॉस्ट को 400 पे कैपिटलाइज क्यों करें? हम तो 450 पे करेंगे। बात समझ आई? ए लिमिटेड का आर्ग्यूमेंट यह है कि हम, ध्यान से सुनना, कि हम अगर ये सीमेंट अपने पास से ना लगाते बल्कि मार्केट से ये 100 बैग्स खरीदते, तो हमें एक बैग 450 का पड़ता, तो 100 बैग्स 45,000 के पड़ते। तो हम मटेरियल, हम
कॉस्ट को कैपिटलाइज 40,000 से क्यों करें? ठीक है, हम तो कॉस्ट को कैपिटलाइज 45,000 से करेंगे, क्योंकि अगर हमने ये सीमेंट बाजार से खरीदा होता तो हमें ये सीमेंट 45,000 का पड़ता। बात समझ आई बेटा? इसके लिए ना, सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा, इसके लिए AS10 ने बेटा क्या कहा? एज पर AS10 ऑल इंटरनल profits are to be excluded from cost of PP। तो PPE की कॉस्ट निकालते समय सारे सारे इंटरनल प्रॉफिट्स को क्या करना है? एक्सक्लूड करना है बेटा। और मुझे बताओगे बेटा, आपने कितने रुपए का इंटरनल प्रॉफिट यहां पर ऐड करा है? कितने रुपए का इंटरनल प्रॉफिट आपने इंक्लूड कर दिया? भाई, आपको एक सीमेंट का बैग 400 का पड़ा था, आपने 450 पे पीपी की कॉस्ट को कैपिटलाइज कर दिया। मतलब कितना इंटरनल प्रॉफिट आपने बुक कर दिया एक बैग पे? 50 रुपए का इंटरनल प्रॉफिट बुक कर दिया एक बैग पे, तो 100 बैग्स पे आपने 5,000 रुपए का इंटरनल प्रॉफिट आपने बुक कर दिया इन द कॉस्ट ऑफ पीपी, जो कि एज पर AS10 सरासर गलत है। आप कोई भी इंटरनल प्रॉफिट्स आप पीपी की कॉस्ट में बुक नहीं कर सकते। आपको सीमेंट 40,000 का ही पड़ा था, तो आप पीपी की कॉस्ट को बेटा 40,000 से कैपिटलाइज करोगे, ना कि 45,000 से। इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। लो बेटा, कॉपी करो। फिर मैं एक और आपको बेटा नोट लिखवाता हूं। लिखे बेटा एक और नोट। बेटा एक नोट और लिखना, एक नोट इसी में और लिखना। एनी एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, लिखो, एनी एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, कॉमा, लेबर एटसेट्रा is to be excluded from cost of पीपी। बेटा ये बात कोई नई नहीं है, ये हम बेटा प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर से हम पढ़ते आ रहे हैं। बेटा एबनॉर्मल लॉसेस कॉस्ट का पार्ट नहीं होते हैं। हां, नॉर्मल लॉसेस कॉस्ट का पार्ट होते हैं, इसीलिए नॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट में इंक्रीज आता था, जबकि एबनॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट हमेशा सेम रहती है बेटा, कॉस्ट में चेंज नहीं आता। देयर बाय हम ये कह सकते हैं कि एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है। यही सेम बात बेटा आपको AS2 में भी बताई थी कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते समय एबनॉर्मल लॉसेस को एक्सक्लूड करना है। एबनॉर्मल लॉसेस कॉस्ट का पार्ट नहीं होते हैं, ना इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते समय, ना पीपी की कॉस्ट निकालते समय। एबनॉर्मल लॉसेस को एक्सक्लूड करना होता है बेटा। तो या हो सकता है आपका कोई सीमेंट के बैग बेटा चोरी हो गए, तो थेफ्ट इज एन एबनॉर्मल लॉस, वो आपके पीपी की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा बेटा। लो कॉपी करो, ये आपका बेटा कंस्ट्रक्शन का केस हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे केस डिस्कस करना है बेटा।
कॉपी कर लो बच्चे। चलो करें बेटा शुरू। अब बताओ बेटा, कंस्ट्रक्शन के बाद अब हमारा थर्ड केस जो हमें करना है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ पीपी। यानी बेटा एक्सचेंज ऑफ पीपी का क्या मतलब हुआ बेटा? मतलब ये हुआ कि हमने हमने पैसा नहीं दिया है, बदला है। पीपीई के बदले पीपीई मिला है हमें, पैसा पूसा नहीं दिया है हमने। पीपीई लिया और पीपीई दिया, दैट इज नोन एज एक्सचेंज। तो एक्सचेंज का मतलब हुआ बेटा असेट के बदले असेट, पीपीई के बदले पीपी, असेट के बदले असेट, पीपीई के बदले पीपी। ठीक है बेटा, थोड़ा बेटा समझने वाला केस है, ध्यान से देखो बच्चे। इसमें बेटा हमें ना पहले दो बातों का मतलब समझना है। पहला, इसमें लिखो पहला, ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन डज नॉट हैव अ कमर्शियल सब्सटेंस। ट्रांजैक्शन डज नॉट हैव अ कमर्शियल सब्सटेंस, और दूसरा है ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस। ट्रांजैक्शन हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस, ये था डज नॉट हैव अ कमर्शियल सब्सटेंस। लो बेटा कॉपी करो इसे, फिर हम समझते हैं बेटा इसे। ट्रांजैक्शन हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस, ट्रांजैक्शन डज नॉट हैव अ कमर्शियल सब्सटेंस। चलो ए पॉइंट पहले करते हैं डिस्कस। ट्रांजैक्शन डज नॉट हैव अ कमर्शियल सब्सटेंस। ट्रांजैक्शन डज नॉट हैव अ कमर्शियल सब्सटेंस। बहुत सिंपल है, पर थोड़ा ध्यान से बचे। चलो मैं आपको ना एक बैलेंस शीट दूंगा, जरा समझते हैं। देखो बेटा एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसकी बच्चे मैं आपको दे रहा हूं एक बैलेंस शीट, छोटी सी बना लो, सिंपल सी बेटा। ठीक है, देखो बेटा, बेटा ये जो कंपनी है ना, इसकी बैलेंस शीट में ना आपकी असेट साइड पे एक प्लांट और मशीनरी है। ठीक है, जो बेटा बुक्स में स्टैंड कर रही है से 20,000 की। ठीक है, ये 20,000 बेटा इसकी बुक वैल्यू है।
ये 20,000 इस प्लांट और मशीनरी की क्या है बेटा, बुक वैल्यू। आप चाहो तो इसे और नाम भी दे सकते हो, आप WDV कह सकते हो, आप इस प्लांट और मशीनरी का कैरिंग अमाउंट कह सकते हो, तो जैसे मर्जी बेटा कह लो। तो ये प्लांट और मशीनरी बुक्स में स्टैंड कर रही है 20,000 की। बेटा ये प्लांट और मशीनरी ना हमने आज से 3 साल पहले खरीदी थी। हमने ये प्लांट और मशीनरी आज से 3 साल पहले खरीदी थी 50,000 की। इसकी यूजफुल लाइफ थी 5 साल, ठीक है, और स्क्रैप वैल्यू इसकी बेटा नील थी, है ना। तो कितने साल निकल चुके हैं बेटा, 3 साल निकल चुके हैं। तो अगर आप 3 साल का डेप्थ निकालोगे ना, देखो 50,000 की कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 0 डिवाइड बाय 5, तो 10,000 का डेप्रिसिएशन आता है ना साल का। तो 3 सालों में 30,000 का डेप लग गया। तो 50,000 की कॉस्ट माइनस 30,000 का डेप, तो WDV 20,000 बच गई। बात समझ आई, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ, अब हमने क्या करा, मेरा एक, सुनो ध्यान से सुनना बेटा। अब मैं बात करता हूं, एक और कंपनी है बेटा, एक और कंपनी है बी लिमिटेड, एक और कंपनी है बी लिमिटेड, ठीक है। उसके पास भी बेटा, उसके पास भी बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम सेम मशीनरी है, हु बहू बेटा सेम मशीनरी है, ठीक है। हु बहू क्या है, सेम मशीनरी। अच्छा, दोनों की लाइफ भी बेटा, मतलब मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल मशीनरीज हैं बेटा, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मशीनरीज हैं, आइडेंटिकल मशीनरीज है बेटा, ठीक है, बिल्कुल सेम। अब बेटा करा क्या दोनों कंपनीज ने, ए लिमिटेड ने और बी लिमिटेड ने बेटा अपनी अपनी मशीन्स बेटा एक्सचेंज कर ली। मतलब ए लिमिटेड ने, ए लिमिटेड ने अपनी मशीन बेटा किसको दे दी, बी लिमिटेड को। ए लिमिटेड ने अपनी मशीन दे दी बी लिमिटेड को, अपनी ओल्ड मशीन, दोनों की ओल्ड मशीन थी, बिल्कुल आइडेंटिकल है। उसने अपनी ओल्ड मशीन दे दी बी लिमिटेड को, और बी लिमिटेड ने अपनी ओल्ड मशीन किसको दे दी, ए लिमिटेड को। तो दोनों कंपनीज ने आपस में अपनी मशीन्स क्या कर ली हैं बेटा, इंटरचेंज, ओल्ड मशीन, है ना। दोनों ने बेटा अपनी अपनी मशीन्स को क्या कर लिया है, एक्सचेंज कर लिया है बेटा। दिस इज नोन एज एक्सचेंज ऑफ पीपी। इसे हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ पीपी, ठीक है, लिखो बेटा। तो दोनों कंपनीज ने अपनी अपनी मशीन्स क्या कर ली बेटा, एक्सचेंज। कई बार हम लोग ऐसे करते हैं ना, दो दोस्त आपस में अपने मोबाइल्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, एक के पास आईफोन है, एक के पास सैमसंग गैलेक्सी है, दोनों ने अपने अपने फोन्स को एक्सचेंज कर लिया। दिस इज नोन एज एक्सचेंज ऑफ पीपी। अब मैं आपसे बेटा एक बात पूछूंगा, एक जवाब आप मुझे दोगे। मैं आपसे एक बात पूछूंगा बेटा, और वो क्या है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, बेटा मेरे को ना ए लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताओगे, ए लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ए लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं हम, मुझे बताना ए लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ए लिमिटेड को बी लिमिटेड से ओल्ड मशीन लेके क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में इंक्रीज
आया या नहीं। मैंने क्या कहा? डू फ्यूचर, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे बेटा, डू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑब्लिक कैश फ्लोज ऑफ ए लिमिटेड इंक्रीज और नॉट? ये सवाल है बेटा मेरा। क्या ओल्ड मशीन लेके और अपनी ओल्ड मशीन देके क्या ए लिमिटेड के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में इंक्रीज आया या नहीं? कैश फ्लोज में क्या इंक्रीज आया या नहीं? मैं सिंपल वर्ड्स में करूं बेटा, क्या ए लिमिटेड को कोई फायदा हुआ है अपनी ओल्ड मशीन देके दूसरे की ओल्ड मशीन लेके? क्या ए लिमिटेड को बेटा कोई फायदा हुआ है? द आंसर इज नो। क्यों बेटा नो? क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था, ये दोनों मशीन्स बेटा बिल्कुल सेम हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। उतने ही यूनिट्स बनाती हैं दोनों मशीन, सेम नंबर ऑफ यूनिट्स बनाती हैं, सेम नंबर ऑफ लाइफ चल चुकी हैं, कॉस्ट वगैरह सब सेम है। तो बेटा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में कोई इंक्रीज नहीं आएगा। जितने यूनिट्स ओल्ड मशीन बना रही थी ए लिमिटेड की, उतने ही यूनिट्स बी लिमिटेड की ओल्ड मशीन बना रही है। मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स में कोई इंक्रीज नहीं आएगा। मतलब हम कह सकते हैं दिस ट्रांजैक्शन lacks commercial substance. This transaction lacks commercial substance. इस ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता बेटा। दिस ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। बात बताओ बेटा, समझ आई? तो बेटा कैसे पता चलेगा ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं? तो आप इतना देखना, क्या जो मशीन आपको मिली है उस मशीन से फ्यूचर बेनिफिट्स में कोई इंक्रीज आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या कैश फ्लोज मेरे फ्यूचर में बढ़ेंगे या उतने ही रहेंगे? अगर तो फ्यूचर में कैश फ्लोज बढ़ेंगे तो हम कहेंगे ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है। अगर नहीं बढ़ेंगे तो हम कहेंगे ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। दिस ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। लो बेटा कॉपी करो। अच्छा, अब मेरी बात सुनना फिर। अब क्योंकि बेटा ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो बेटा पीपीई एक्वायर्ड, ध्यान से देखना, पीपी एक्वायर्ड बाय ए लिमिटेड मस्ट बी रिकॉर्डेड, मस्ट बी रिकॉर्डेड एट एट कैरिंग अमाउंट, at carrying amount oblique book value of PPE given। क्या मतलब समझ आया बेटा? लिखो, पहले लिखो। PPE acquired by A limited must be recorded at carrying amount oblique book value of PPE given। तो मुझे बताओ बेटा, A लिमिटेड, सुनना ध्यान से, A लिमिटेड जो पीपीई ए लिमिटेड को मिली है, उस पीपीई को ए लिमिटेड अपनी बुक्स में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा? उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा जिस वैल्यू पे जो पीपीई उसने दी है वो अपेयर कर रही थी बैलेंस शीट में। और मेरे को बताओ, जो पीपीई उसने दी है वो बैलेंस शीट में बेटा कितने पे अपेयर कर रही थी? वो बैलेंस शीट में बच्चे 20,000 पे अपेयर कर रही थी। तो जो पीपीई ए लिमिटेड को मिली है वो भी कितने पे रिकॉर्ड होगी बेटा? 20,000 पे ही रिकॉर्ड होगी। तो मैं अगर इसकी ना जर्नल एंट्री बनाऊं इन बुक्स ऑफ ए लिमिटेड,
हम ए लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं बेटा। जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। तो बेटा एक बात सुनो, सुनो, आपको पीपीई मिली तो मैंने एंट्री करी पीपीई डेबिट, ठीक है। ये कौन सी वाली पीपीई मिली बेटा? जो आपको बी लिमिटेड से मिली है, ठीक है। ये सिर्फ आपके मैंने ना समझने के लिए लिखवाया बेटा, कंफ्यूज मत करना। आपको पीपीई मिली, ये कौन सी वाली पीपीई है? जो बी लिमिटेड से मिली, टू। बेटा बदले में क्या दिया आपने? पीपी। ये कौन सी वाली पीपी है? जो आपकी खुद की थी, ए लिमिटेड। तो जो पीपी मिली है डेबिट हो गई, जो पीपी दी है क्रेडिट हो गई। अब बताओ बेटा, ये जो पीपी आपने दी है वो कितने की थी बैलेंस शीट में बेटा? 20,000 की। तो जो पीपी मिली है वो भी बैलेंस शीट में कितने पे रिकॉर्ड होगी? 20,000 पे ही रिकॉर्ड होगी। वो भी बैलेंस शीट में 20,000 पे ही रिकॉर्ड होगी। तो याद रखना, जो पीपीई मिली है वो बैलेंस शीट में, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी जो वैल्यू उस पीपीई की थी जो आपने दी है। बताओ बेटा, बात समझ आई सबको? कॉपी करो इसे। ये बेटा तब होगा व्हेन ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। अब बात करेंगे इसके बाद व्हेन ट्रांजैक्शन हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस। कर लिया बच्चे? समझ आया सबको? चलो बेटा, अब आ जाओ सेकंड पे। ट्रांजैक्शन हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस। ट्रांजैक्शन हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस। ट्रांजैक्शन हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस। बेटा अब ध्यान से जरा, अब तो बेटा आपको कमर्शियल सब्सटेंस का मीनिंग तो समझ आ गया ना? अगर फ्यूचर बेनिफिट्स मेरे बढ़ रहे हैं पीपी खरीद के, पीपी एक्वायर करके, तो कमर्शियल सब्सटेंस है। और अगर फ्यूचर बेनिफिट्स सेम रह रहे हैं तो कमर्शियल सब्सटेंस इन्वॉल्व नहीं है। मैं आपको बेटा एग्जांपल देता हूं, इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोगों की डेली लाइफ में बेटा होता है। ये देखो, बहुत सिंपल एग्जांपल देखो बेटा। मिस्टर ए, ध्यान से देखना बेटा। बेटा मिस्टर ए की ना ये बैलेंस शीट है। मिस्टर ए की क्या है बेटा? एक बैलेंस शीट है। उसकी बैलेंस शीट में ना एक मोटर कार स्टैंड कर रही है, पुरानी है, ओल्ड मोटर कार है। और उसके डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उसकी वैल्यू बेटा बुक्स में बची है सपोज से 50,000 रुपए, ठीक है। तो बैलेंस शीट में मोटर कार कितने पे स्टैंड कर रही है? 50,000 रुपीज पे स्टैंड कर रही है। अब बेटा हुआ क्या, ये सपोज डीडी मोटर्स है बेटा। बेटा डीडी मोटर्स का ना दिवाली के टाइम पे एक एक्सचेंज ऑफर चल रहा था कि अपनी पुरानी कार दे जाओ और नई कार ले जाओ। बात समझ आई? तो मिस्टर ए ने अपनी ओल्ड कार, ओल्ड कार डीडी मोटर्स को दे दी और बदले में मिस्टर ए ने डीडी मोटर से नई कार ले ली। तो कार के बदले कार मतलब एक्सचेंज का केस है बेटा। खैर, मेरी अब बात सुनना बेटा, सुनना ध्यान से, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं बेटा होता कैसे है। सुनो बेटा, अब जब आपको ना डीडी मोटर्स न्यू कार देगी तो डीडी मोटर्स ने कहा आपकी न्यू कार, आपकी न्यू कार
6 लाख रुपए की है। नई कार कितने की है बेटा? 6 लाख की। अब बेटा डीडी मोटर्स क्या करेगी, आपकी इस ओल्ड कार की, आपकी इस ओल्ड कार की ना मार्केट वैल्यू निकलवाएगी। ये बेटा 50,000 तो क्या है, ये तो है बुक वैल्यू। डीडी मोटर्स आपकी ओल्ड कार की क्या निकलवाएगी बेटा? मार्केट वैल्यू निकलवाएगी। तो डीडी मोटर्स ने ओल्ड कार की मार्केट वैल्यू निकलवाई और वो मार्केट वैल्यू आ रही है 40,000 रुपए। यानी बुक्स में ऑल्दो आपकी कार 50,000 पे स्टैंड कर रही है, लेकिन एक्चुअल में उसकी मार्केट वैल्यू बेटा 40,000 ही है। पक्का? तो मुझे एक बात बताओ, सुनो सुनो, अब मुझे एक बात बताना। ऐसा होता है बेटा ओल्ड कार दे जाओ नई कार ले जाओ, ऐसा होता है? अच्छा 40,000 की कार देके 6 लाख की कार मिल जाएगी, ऐसा होता है बेटा? नहीं। डिफरेंस आपको किस में देना पड़ेगा बेटा? कैश में तो देना पड़ेगा ना भाई। 40,000 की कार के बदले 6 लाख की कार थोड़ी ना मिल जाएगी। डिफरेंस किस में पे करना पड़ेगा? कैश में। तो बताओ कितना कैश देना पड़ेगा बेटा? 5,60,000 रुपए का मुझे क्या देना पड़ेगा? कैश देना पड़ेगा। अब मुझे बताओगे बेटा ध्यान से, मेरे को एक बार बताओगे, इस ट्रांजैक्शन में आपको कैश, बेटा बहुत लॉजिकल बात है, इस ट्रांजैक्शन में आपको कैश बेटा क्यों देना पड़ा? रीजन बताओ। क्योंकि बेटा न्यू कार के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू ओल्ड कार। उसी बात का तो कैश है। अब मुझे बताओ पिछले वाले एग्जांपल में नो कैश इन्वॉल्व, कैश इन्वॉल्व नहीं था बेटा। बेटा क्यों कैश क्यों इन्वॉल्व नहीं था? क्योंकि दोनों मशीन्स बिल्कुल आइडेंटिकल थी। दोनों मशीन्स आपकी बिल्कुल क्या थी? आइडेंटिकल थी। भाई कैश तो इन्वॉल्व तब होगा ना जब जब न्यू असेट में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ज्यादा होंगे। तो मुझे बताओ ये कैश आप क्यों दे रहे हो? बिकॉज 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 न्यू कार will give higher future economic benefits। उसी बात का तो कैश है। अगर इकोनॉमिक बेनिफिट सेम होते तो कैश किस बात का होता? बिकॉज न्यू कार विल गिव हायर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एज कंपेयर टू ओल्ड कार। बिकॉज न्यू कार विल गिव हायर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एज कंपेयर टू ओल्ड कार। तो इसीलिए तो डीडी मोटर्स कैश ले रही है भैया। ओल्ड कार के बदले अगर ओल्ड कार एक्सचेंज करी होती और बिल्कुल आइडेंटिकल होती तो कैश किस बात का? भाई मैं जो कार दे रहा हूं वो भी 40,000 की है, तू जो कार दे रहा है वो भी 40,000 की है, तो फिर किस बात का कैश? बात समझ आई? अब बताओ मुझे एक बात, क्योंकि बेटा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स डिफरेंट हैं दोनों पीपीई के, तो कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं? बिल्कुल बेटा, ट्रांजैक्शन हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस। ट्रांजैक्शन हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस। तो ट्रांजैक्शन में बेटा कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। ट्रांजैक्शन हैज अ कमर्शियल सब्सटेंस। तो बेटा हमें ना काफी हद तक, सुनो, कैसे पता चलता है बेटा कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं? बेटा काफी हद तक ना हमें कैश को देख के पता चल जाता है कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं। तो बेटा अगर कैश इन्वॉल्व है तो बेटा याद रखना कमर्शियल सब्सटेंस होगा, और अगर कैश इन्वॉल्व नहीं है तो बेटा कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होगा। ठीक है? अच्छा अब मैं आपको बेटा एक एंट्री बना के बताता हूं, फिर लिखवाऊंगा मैं आपको।
एक जर्नल एंट्री बनाना मेरी बुक्स में, डीडी मोटर्स की नहीं, मेरी बुक्स में जर्नल एंट्री। देखो बेटा, बेटा मुझे बताओ मैंने क्या एक्वायर किया है, न्यू कार। लो, न्यू कार डेबिट। बेटा कितने की थी न्यू कार, 6 लाख की। बदले में आपने क्या दी, अपनी ओल्ड कार। ध्यान से बेटा, ध्यान से चलना। बताओ कि ओल्ड कार को क्रेडिट कितने से करोगे, 40 से। 40 से मत कर देना बेटा, वो तो मार्केट वैल्यू थी। भाई कार को तो क्रेडिट बुक वैल्यू से करोगे ना। बुक वैल्यू कितनी थी, 50,000। हाँ, फिर आप ये कह सकते हो कि 50,000 की कार, 50,000 बुक वैल्यू की कार डीडी मोटर्स ने 40,000 की ली, तो 10,000 का क्या हो गया, लॉस। लॉस है तो पीएल डेबिट होगा 10,000। बात समझ आई, ठीक है। और क्या दिया है बेटा हमने, कैश कितने रुपए का, 5,60,000 रुपए का कैश दिया है। लो, एंट्री टैली हो गई बेटा आपकी, समझ आई। तो मुझे एक बार बताओगे बेटा, आपने ये न्यू कार किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करी है बेटा, न्यू कार को आपने किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करा है बेटा, आपने न्यू कार को रिकॉर्ड करा है एट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ पीपी एक्वायर्ड। मतलब जो भी न्यू कार की एफएमवी थी, फेयर मार्केट वैल्यू थी, उसी पे रिकॉर्ड करा है। पिछले केस में डज नॉट हैव कमर्शियल सब्सटेंस में आपने पीपी एक्वायर्ड को किस पे रिकॉर्ड करा था, एट कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी गिवन। लेकिन यहां पर आपने पीपी एक्वायर्ड को किस पे रिकॉर्ड करा, एट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ पीपी एक्वायर्ड। तो यहां पर लिखो, कॉस्ट ऑफ पीपी एक्वायर्ड कितनी मानी जाएगी बेटा, कॉस्ट ऑफ पीपी एक्वायर्ड मानी जाएगी बेटा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ पीपी एक्वायर्ड। जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वही उसकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। लो बेटा कॉपी करो। तो पीपी एक्वायर्ड को आपने किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करा है, जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी उसी पे रिकॉर्ड कर दिया है। और पिछले केस में डज नॉट हैव कमर्शियल सब्सटेंस के केस में आपने पीपी एक्वायर्ड को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करा था, जो भी पीपी गिवन की कैरिंग अमाउंट थी, बुक वैल्यू थी, उसी पे हमने पीपी एक्वायर्ड को रिकॉर्ड किया था। बेटा इसमें ना वैसे तो देखो यही होता है, मतलब हम पीपी एक्वायर्ड को किस पे रिकॉर्ड करते हैं, उसकी एफएमवी पे। बट if fair market value of PPE acquired is not given, अगर क्वेश्चन में आपको फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ पीपीई एक्वायर्ड नहीं दे रखी है, अगर क्वेश्चन में आपको फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ पीपीई एक्वायर्ड नहीं दे रखी है बेटा, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ पीपीई एक्वायर्ड will be will be fair market value of PPE given। लेकिन ऐसा बेटा जनरली होता नहीं है, लेकिन AS10 आपको कह रहा है, तो उस केस में बेटा पीपी एक्वायर्ड की वैल्यू क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट गिवन। तो फिर जो भी असेट जो दे रहे हो उसकी जो एफएमवी है उस पे आप रिकॉर्ड करोगे पीपी को। कॉस्ट ऑफ पीपी acquired will be fair market value of PP given।
लो बच्चे, ये आपका एक्सचेंज का केस हमारा बेटा हो गया। कॉपी कर लो, बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से बच्चे पूरा केस समझ आया। तो कैसे पता चलेगा बेटा ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है यानी कैश पे ध्यान देना। अगर दो पार्टीज के बीच में एक्सचेंज में कैश इन्वॉल्व है ना बेटा, तो कमर्शियल सब्सटेंस होगा। भाई कैश क्यों है ये सोचो ना, फ्यूचर बेनिफिट्स डिफरेंट हैं इसीलिए तो कैश इन्वॉल्व है। अगर फ्यूचर बेनिफिट सेम होंगे तो किस बात का कैश। समझ आया बेटा सबको? चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।